हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं BSEB का जो सिलेबस है 12th का, उसका पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें देखेंगे। ठीक, तो ये जो वीडियो है उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो कि इस बार यानी कि 2023 में इंटर की एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये 100 नंबर का इंग्लिश, वैसे तो इंग्लिश 100 नंबर का रह ही गया है। तो चलिए यहीं पे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर के। सबसे पहला प्रश्न हमारा, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट, यानी कि भारत की जो गौरव है वो क्या है। ठीक, इंडियाज ग्लोरी यानी भारत की गौरव है कि यह, ठीक, रिमेन्स मूवेबल यानी कि अभी भी यह क्या है, मूवेबल है, यानी कि भारत जो है मूव कर जाता है किसी की तरफ। ठीक, या दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है रिमेन्स इमूवेबल, यानी कि यह जो हमारा भारत है किसी के साथ मूव नहीं करता, यानी किसी के, एक बात है ना, बहकावे में नहीं बहकता, अपना जो है स्थिर रहता है। तीसरा ऑप्शन हमारा ऑलवेज फ्लोरिश, हमेशा जो है फलता फूलता रहता है, हमेशा जो है यह मतलब क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते रहता है, इस तरह से कह सकते हैं। या फिर तीसरा है, चौथा है नेवर गिव अप होप, कभी भी आस नहीं छोड़ता। तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव बनाएं या क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि चैप्टर में क्या कहा गया है। जो उस चैप्टर में कहा गया होगा उसके बेस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो अगर सामान्य अर्थ पे आप कभी कभी देखिएगा तो एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन, लगेगा कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन वे चारों ऑप्शन हमें इस तरह नहीं देखना है। हमें इस एक्सरसाइज पर हमें इस चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इस आधार पर देखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो गांधी जी ने बताया है इस चैप्टर में कि जो भारत की जो ग्लोरी है, भारत की जो गौरव है, किस में है कि यह भारत इमूवेबल है, यानी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की चीज़ को, यानी कि पश्चिमी सभ्यता हो गया या फिर रोम की सभ्यता हो गया, इटली सभ्यता हो गया, ये लोग क्या हो, मूव हो गए दूसरे सभ्यता की ओर, लेकिन जो भारत की जो सभ्यता थी ये मूव नहीं की, अपने जो सभ्यता है उस पर अडिग रही। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इट रिमेन्स इमूवेबल, यानी कि ये अभी भी इमूवेबल है। ठीक, तो यही भारत की गौरव है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है, इज दैट कि भारत के खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है कि क्या आरोप लगाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में, हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, यानी कि यहाँ पे हर का प्रयोग भारत के लिए किया गया है, यानी कि महात्मा गांधी यहाँ पे भारत को माता मानते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने हर का प्रयोग किया गया है, उन्होंने हर का प्रयोग किया गया है। सामान्य अर्थ में किसी देश के लिए ईट का प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि वो भारत को माता मानते हैं, हम भारतीय भारत को अपनी माता मानते हैं, इसलिए वहाँ पे देखिए हर का प्रयोग किया गया है भारत माँ के लिए। तो वही बता रहा है पहला जो ऑप्शन है, इसमें कहा जा रहा है कि हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। ठीक, जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरी सभ्यता के लोग हैं, वे भारत के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं। तो ऑप्शन 1 नंबर कह रहा है कि हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, यानी कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी भारत की जो सभ्यता है काफ़ी पुरान है। ठीक, तो ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन एक बात फिर से आपको समझा दूं, हमें चैप्टर के बेस पर ही आंसर बताना है, ना कि अपने बेस पर। ठीक, दूसरा, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यानी वहाँ के लोगों का कहना है, कुछ लोग जो है आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग क्या है, सो अनसिविलाइज्ड, यानी कि असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं। ठीक, इग्नोरेंट मीन्स अनपढ़ हैं, गंवार हैं। उसके बाद स्टोलिड हैं, मूर्ख हैं। यह भारत के लोगों के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। तीसरा पैराग्राफ भी हो सकता है, तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, तीसरा यानी कि ऑप्शन देखते हैं, इट इग्नोर्ड टू राइटिंग ऑफ द ग्रीक, जो ये भारत के लोग हैं, जो भारत है, ये ग्रीक के राइटिंग को क्या करता है, इग्नोर करता है, वहाँ के राइटिंग को नहीं अपनाता है। चौथा ऑप्शन है हमारा, इट्स एंसेस्टर्स डिसुएडेड पीपल फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, यानी यहाँ के जो एंसेस्टर्स हैं, यहाँ के जो पूर्वज हैं, यहाँ के जो एंसेस्टर्स हैं, यहाँ के जो पूर्वज है, यहाँ के लोगों को लग्जरी यानी कि विलासिता से, प्लेजर से दूर रखा है। ठीक, तो देखिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी,
हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। बाहरी देशों के लोगों का कुछ यह आरोप लगाया जाता है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग क्या हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, अनपढ़ हैं, स्टोलिड हैं, मूर्ख हैं। लेकिन जिस पैराग्राफ में इस बात को कहा गया है, गांधी जी ने उसी पैराग्राफ में इस बात को कहा है कि यही तो भारत के मतलब ऐसा लोग क्यों कहते हैं, वैसा बाहरी जो सभ्यता के लोग हैं, पश्चिमी देश के लोग हैं, ये क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय जो हैं किसी चीज़ को जब हम सिखाते हैं तो जल्दी सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब हम उनमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो वे कोई अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो गांधी जी ने ये जो बात है उनके लिए क्या है, खराब बात है, लेकिन गांधी जी ने कहा है उसी पैराग्राफ में कि यही तो हमारी विशेषता है कि जो हमारी चीज़ें हैं हम उनमें कोई बदलाव छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। तो यानी कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि भारत के जो लोग हैं ये क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, स्टोलिड हैं, यह भारत पे आरोप लगाया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी जो थे भारतीय राजनीति को कब से कब तक इन्होंने डोमिनेट किया। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1869 से लेकर 1948 तक, यानी 1869 से 1948 तक, यानी कि जन्म से लेकर मरण तक। जब वे जन्म हुए उस समय से लेकर जब वे उनकी मृत्यु हुई उस समय तक उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। तो क्या यह संभव है? कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जन्म लेते ही पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने लगे? ये संभव नहीं है, तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 1919 से लेकर 1948 तक हो सकता है, लेकिन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा 1915 से 1948 तक, ये भी हो सकता है। तीसरा अगर 1916 से लेकर 1948 तक, ये भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में कौन होगा? सी होगा 1915 से 1948 ईस्वी तक, यानी कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, उनके बुलाने पर, और उस समय से जब वे आए उसी समय से लेकर और जब तक वे रहे तब तक उन्होंने भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में उनका वर्चस्व रहा, उन्होंने डोमिनेट किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1915 से 1948 तक इन्होंने भारतीय राजनीति में डोमिनेट किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज। जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ की प्रवृत्ति कैसी है, वहाँ की प्रवृत्ति किस चीज़ में, वहाँ के किस चीज़ के लोग मतलब ज़्यादा, किस चीज़ को वहाँ पे लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं? तो पहला हमारा ऑप्शन पैटर्निटी, यानी कि पैतृकता को वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, प्रिविलेज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है मोरालिटी, नैतिकता को भी लोग प्रधानता देते हैं। तीसरा हमारा मटेरियलिटी, यानी भौतिकता को भी लोग प्रधानता देते हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा डोमिनेंसी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने बताया है कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वे लोग किस चीज़ को महत्व देते हैं? तो वे लोग मटेरियलिटी को, भौतिकता को, भौतिकवाद को महत्व देते हैं। यानी कि वे लोगों का मानना होता है कि ज़िंदगी तो एक ही है, जो मज़े करना है इसी ज़िंदगी में कर लेना है। क्योंकि वे लोग चरित्र निर्माण पे उतना विश्वास नहीं करते जितना जीवन जीने में लोग विश्वास करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि एक ही तो जीवन है, जो मन में आए करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो वे लोग मटेरियलिटी मतलब आराम, जो उनको जो सुविधाएं मिल सकती हैं उन सुविधाओं का उपभोग करने में वे विश्वास करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मटेरियलिटी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, ठीक, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है वो बढ़ावा देता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो हमारा ऑप्शन है ए, फाउंडेशन को, इंडिपेंडेंस को, स्पिरिचुअल को और मोरल बीइंग को। तो देखने में तो ऐसा लग सकता है कि सभी सही होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मोरल बीइंग। हमारी जो सभ्यता है वह चरित्र निर्माण को प्रधानता देती है, यानी कि हमें अपने इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए भौतिकवाद और चरित्र निर्माण यानी कि दोनों में देखें तो समझिए, भौतिकवाद में क्या होता है, जो मन में आए मन की इच्छाओं की पूर्ति कीजिए, जितना मन मांग रहा है उतना मन को दीजिए, वे भौतिकवाद में आते हैं। लेकिन वे पश्चिमी सभ्यता की बातें हो गई। लेकिन अगर भारतीय सभ्यता की बात करें तो भारतीय सभ्यता किस चीज़ पर जोर देती है, किस चीज़ पर बल देती है? तो चरित्र निर्माण पे, हम अपना चरित्र का निर्माण करें, इस चीज़ पे जोर दिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोरल बीइंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हो जाएगा प्रश्न, मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर
डैश यानी कि व्हाट, जो मशीन है वो हमें क्या बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, और हम अपना क्या खो रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारा मोरल फाइबर, ओन स्ट्रेंथ, आइडियोलॉजी, कैरेक्टर। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो आपको देखने में यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन सामान्य अर्थ में अगर पढ़ा जाए तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ हो सकते हैं, लेकिन जब आप चैप्टर के थ्रू बात कीजिएगा, जब बुक को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हम मोरल फाइबर का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी कि ये जो मशीनरी जो है, ये जो मशीन का उपयोग हो रहा है, ये हमें गुलाम बना रहा है, और जो हम अपना नैतिक, हमारा जो खुद का चरित्र है, खुद हम क्या हैं उस चीज़ को हम भूल जा रहे हैं। यानी कि हमें अब क्या करना है, हमें 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर भी जाना है तो हम क्या कह रहे हैं कि हम 4 व्हीलर से ही जाएंगे। जो काम हम हाथ से कर सकते हैं हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, हम उसको मशीन से करेंगे। तो क्या हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के, मशीनों के क्या हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं, अपना जो है मोरल हम खो रहे हैं। तो यही इस पैराग्राफ में कहा गया है, यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मोरल फाइबर। हम लोग मोरल फाइबर को लूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, यानी कि जो आधुनिक सभ्यता है ये मुख्य रूप से पूजा है, किस चीज़ की पूजा है। तो ऑप्शन हमारा ए आइडल्स की, दूसरा है मटेरियल की, तीसरा है आर्ट्स की, चौथा है पॉलिटिक्स की। यानी कि ये जो आधुनिक सभ्यता है किस चीज़ की पूजा करता है, किस चीज़ को प्रधानता देता है। तो अभी मैंने आपको पिछले शायद 5वां या 6वां प्रश्न था, तो ये सबसे ज़्यादा प्रधानता देता है मटेरियल को, भौतिकता को सबसे ज़्यादा प्रधानता देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, बी, मटेरियल को। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। नेक्स्ट एंड द 8th क्वेश्चन इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाई। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन पॉइंट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरह के प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, यानी कि जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है। तो बहुत ही इसका आंसर हमारा क्या है, इजी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, अभी आपको ये प्रश्न मैं बताया। ठीक, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो टाइप थोड़ा चेंज होंगे, तो उस तरह के प्रश्नों को भी मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ कि हल्का भी टाइप चेंज करके दे देंगे, लेकिन उसका मतलब वही रहेगा। जिस प्रकार आप 7वें प्रश्न में देखे होंगे, यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न आपको दिखाता हूँ। क्या था 7वां प्रश्न था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, मुख्य रूप से पूजा है किसकी, तो मटेरियल की। ठीक, देखिए उसी से एकदम थोड़ा सा उसी से ही संबंधित है, उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पर आधारित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मटेरियलिज्म पर, यानी भौतिकवाद पर। हमारा जो है, हमारा नहीं मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब हुआ पश्चिमी देशों की सभ्यता। ठीक, तो वहाँ की सभ्यता जो है किस पर निर्भर करती है, किस पर वो बेस्ड है, तो मटेरियलिज्म पे, भौतिकता पर, भौतिकवाद पे। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न। डैश वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी कि वो कौन थे जो एक महान पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े वे क्या थे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि MK गांधी हमारा आंसर हो जाएगा। गांधी जो क्या थे, एक बहुत बड़े नेता होने से पहले, यानी कि बहुत बड़े नेता थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे भी बड़े क्या थे, एक आध्यात्मिक लीडर थे, यानी कि आध्यात्मिक व्यक्ति थे ये। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MK गांधी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो जो नहीं पढ़ा होगा चैप्टर वो भी दे सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी सभ्यता है जो अनबीटन है, जो मात नहीं खाती, जो कभी किसी हार नहीं सकती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। जो भारतीय सभ्यता है वो कभी हारी नहीं है विश्व में। बाकी सारी सभ्यताएं अपना मोरल खो चुकी हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है। हालांकि जब महात्मा गांधी लिखे थे इस चीज़ को, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उस समय तो बहुत ज़्यादा बची हुई थी, लेकिन धीरे धीरे विकास के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमारी सभ्यता गाँवों में बची हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है हमारा 12 नंबर प्रश्न। हु इमेजिन्ड that they will avoid the mistake of Greece and Rome। ऐसा किनको लगा था, who imagined, ऐसा किनको लगा था that कि वे लोग
उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, उन गलतियों को अवॉइड करेंगे, रोक लेंगे जो ग्रीस और रोम के लोगों ने किया, जो ग्रीस और रोम ने किया। यानी कि ग्रीस और रोम जो था ये अपना क्या थे, अपनी पश्चिमी देशों के सभ्यता को, यानी कि जो अपनी इनकी सभ्यता थी वो नष्ट हो चुकी थी। और इनके जो राइटर्स थे, वहाँ के राइटर्स यूरोपियंस जो थे क्या थे, वे प्रभावित थे। लेकिन उनका सोचना था ऐसे यूरोपियंस का कि हम क्या करेंगे, यहाँ के जो ग्रीक के और रोम के जो वहाँ के राइटर्स हैं उनसे हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, लेकिन हम वे गलती नहीं दोहराएंगे जो वहाँ के लोगों ने किया। तो ऐसा इनका मानना था यूरोपियंस का, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ठीक, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूरोपियंस को ऐसा लगता था कि जो गलती ग्रीक और रोम के लोगों ने की हम वो नहीं दोहराएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, फेराओज वर रूलर ऑफ एंशिएंट। जो फेराओज थे, शासक थे, कहाँ के शासक थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इजिप्ट, वर्तमान इजिप्ट। अगर पहले की बात करें तो ये मिस्र के ये क्या थे, प्राचीन शासक थे वहाँ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, गिब्बॉन इज एसोसिएटेड विद। गिब्बॉन जो है एसोसिएट हो गया, मिल गया किससे, तो उत्तर हो जाएगा इटली से। गिब्बॉन इज एसोसिएटेड विद इटली। नेक्स्ट देखते हैं। 15वां प्रश्न हमारा, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। गांधी जी ने कहा है जो पश्चिमी सभ्यता है वो, सॉरी यहाँ पे एक ना, ठीक है सब सही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो भारत के जो नैतिकता है, भारत की जो मोरल चीज़ है उसको क्या करेगा, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा रियून। पहले यहाँ पे देखिए आंसर बता दूँ तो बच्चे समझा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रियून फॉर इंडिया। यानी कि इन्होंने, गांधी जी ने जो जिस पैराग्राफ में इस बात को कहा है इसमें, उस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि कोई भी सभ्यता गलत नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि पश्चिमी सभ्यता खराब है, पश्चिमी सभ्यता भी अच्छी है, अपनी जगह पे अच्छी है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो बनी है वहाँ के लोगों को मन में रख के बनाया गया है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता, यूरोपियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन सूट देम, वे उनको सूट करता है। लेकिन अगर वह सभ्यता हम अपनाने की, हम इंडियन भारतीय लोग अपनाने की कोशिश करेंगे, अगर अपनाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ये बर्बादी होगी इंडिया के लिए, क्योंकि वह सभ्यता हमें बिल्कुल सूट नहीं करता। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वहाँ के यानी कि जो पश्चिमी देशों के जो बच्चे होते हैं वे अपने बड़ों की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई बड़ा उनके बारे में क्या सोचता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के जो औरतें होती हैं उनको काफ़ी खुले विचारों की होती हैं, पुरुष भी काफ़ी खुले विचारों के होते हैं, बाप बेटा साथ में बैठ कर शराब पीते हैं। तो अगर ये पश्चिमी सभ्यता की मतलब पश्चिमी सभ्यताओं की चीज़ों को हम भारतीय सभ्यता में मिक्स करेंगे तो ये भारतीय सभ्यता और भारत की बर्बादी होगी। महात्मा गांधी ने ऐसा माना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको मैं इस क्वेश्चन को बताते समय साथ ही साथ कुछ उसमें के जो पैराग्राफ में जो मीनिंग है, चूँकि मैं पैसेज तो नहीं पढ़ा पाया हूँ, कोशिश करूँगा कहीं बाद में उस पैसेज को यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन नहीं कर पाया हूँ तो कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन वाइज थोड़ा बहुत उसमें कुछ बातों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है अभी तक आप लोगों के वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा तो इसको अपने उन साथियों के पास शेयर कीजिए जो इंटर में हो, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, शायद सबके लिए एक ही होता है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ। ये बताया जा रहा है कि जो सिंपल लिविंग यानी कि सादा जीवन एंड हाई थिंकिंग उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार ये जो किसके आधार है, तो ऑप्शन में दिया है अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड नॉन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न का इसका उत्तर भी एक ऐसा व्यक्ति दे सकता है जो कि ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हम लोग भारतीय सभ्यता की ये विशेषता है। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रश्न, ये काफ़ी इजी प्रश्न था। अगला देखते हैं, ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरी क्या बोलते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये जो किताब है किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस बुक को लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। सॉरी बर्ड आंसर तो बोल ही दिया। चलिए चूँकि देखिए जो पैराग्राफ में पढ़ा वो दिमाग में सेट है, तो
ऑटोमेटिक निकल जाता है मुंह से। तो ये बता रहा है ना, महात्मा गांधी ने बोला है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मन है क्या है, अथक चिड़िया है, अथक चिड़िया। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, हमारे यानी कि जो मन क्या है ये कभी थकता ही नहीं है। हमारा जो मन है, लोग बोलते हैं ना कि मन को मतलब मन हमारा ऐसा है कि हम जितना इसको देंगे उतना ही मांगेगा। यहाँ पे लिखा है मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, जितना आप यह पाएगा उतना ही मुंह खोल ना मुंह बादेगा, भोजपुरी में कहेंगे मुंह बादेगा, जितना दीजिएगा उतना ही यह मुंह बाएगा। यानी कि हमारा मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। कभी कोई व्यक्ति दुनिया में चाहे कितना भी धनी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि मन है ही ऐसा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो संतुष्ट है तो वो सन्यासी है, उसको मतलब उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, क्योंकि उस दुनिया का है ही नहीं। ठीक, तो वही बता रहे हैं कि हमारा जो मन क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, जितना आप इसको दीजिएगा उतना ही हम मांगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। तो देखिए ये जो पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये क्या करे कि ये सारा पैराग्राफ दे और द माइंड को क्या करे, गायब कर दे। ठीक, तो ऐसा ना कि केवल आप आंसर याद कीजिएगा, आपको पूरा पैराग्राफ समझना है। वैसे में भी मैं आपको पूरा पैराग्राफ समझा रहा हूँ, तो आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि क्या दे क्या नहीं दे। हो सकता है कि ये सब दे और ये रेस्टलेस गायब कर दे, ये भी हो सकता है। तो पूरा इस पैराग्राफ को, पूरा क्वेश्चन को समझना है आपको। ठीक, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19वां प्रश्न। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश, यानी कि जो यहाँ पे समझिए, वहाँ पे था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यहाँ पे है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीका से आपको आंसर बदल जाएगा, क्योंकि बुक में उस तरह से दिया गया है। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, वो किस पर बेस्ड करता है, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर। हालांकि महात्मा गांधी ने इस बात को बताया है कि जो पश्चिमी के यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कुछ फिलोसफर थे, कुछ, हालांकि वहाँ पे सिविलाइजेशन की जगह फिलोसफर होना चाहिए था, सिविलाइजेशन भी गलत नहीं है, फिलोसफर भी हो सकता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो महात्मा गांधी ने बताया है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके कुछ फिलोसफर हैं, वेस्टर्न फिलोसफर यानी कि कुछ दार्शनिक हैं, उनका भी यह मोटो था, उनका भी यह मानना था, उनका भी यह क्या बोलते हैं उद्देश्य था कि प्लेन लिविंग यानी कि सिंपल, वही सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। लेकिन वे लोग दार्शनिक महान होते हैं, उनका ऐसा सोचना था। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिम के देशों में यह चीज़ देखने को नहीं मिला कि वे लोग सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग के बारे में सोचे। वे लोग तो सोचते थे कि भाड़ में जाए हाई थिंकिंग को गोली मारो, सोच कर क्या तीर मार लेंगे। वे लोग सोचते थे जीवन जीने आए हैं, जिएंगे मस्त से, ऐसा वहाँ के लोगों का सोच था। इसलिए वे लोग प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वहाँ के कुछ दार्शनिकों का ये मानना था, लेकिन वहाँ के सभ्यता में इस चीज़ को देखने को नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 20वां प्रश्न। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, हमारे जो पूर्वज थे, वो जिस पैराग्राफ में बात की गई है उसमें कोर्ट कचहरी, वकील, इन सब डॉक्टर्स की बात की गई है। ठीक, तो उस पैराग्राफ को आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझते हैं। वे बोले, महात्मा गांधी बोले कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इंजॉय किया किस चीज़ को, तो होम रूल को, उनको कोर्ट कचहरी, संविधान, हालांकि उस समय तो जब ये थे संविधान बना ही नहीं था अभी, तो उनका ऐसा मानना था कि हम लोग के जो पूर्वज थे वो जो घर के नियम थे, घर के जो कानून थे, उसमें वे लोग क्या थे, संतुष्ट थे। वे लोग बाहरी दुनिया से ज़्यादा, होता नहीं कि अपने में झगड़ा किए तो ही ना कि अपने में झगड़ा किए और क्या किए, चल गए केस करने, सुप्रीम कोर्ट में केस कर देंगे, ऐसी बातें नहीं। तो आजकल तो ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं कि पूछिए नहीं। आजकल तो होमोसेक्सुअलिटी को लेकर केस हो जा रहा है, तो लिव इन में रहने के लिए केस हो जा रहा है, मतलब इस तरह के केस आजकल देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज़ादी है, हम केस कर सकते हैं, हमारे पास संविधान हमको अधिकार देता है। लेकिन महात्मा गांधी बता रहे हैं कि उस समय जो था, हम लोग घर के जो नियम थे उसी को मानते थे और उसी का पालन करते थे और उसमें एंजॉय भी करते थे, हमारे एंसेस्टर यानी खुश भी थे। ठीक, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। होम रूल को हमारे एंसेस्टर्स मानते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। धन है, विलासिता की जो चीज़ें हैं, एक आदमी को खुश नहीं बना सकती। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैन होगा। गांधी जी ने एक पैराग्राफ में बताया है, देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम उस
जो भी पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। आपको पहले भी मैं बताऊँ, अभी बता रहा हूँ तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये कैसा बात कर रहा है, क्योंकि जो भी बातें बताई जा रही है उस चैप्टर के अनुसार बताई जा रही है। अपने मन से मुझे कुछ नहीं कहता है और आपको भी अपने मन से वहाँ कुछ नहीं लिखना है। आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो लिखा गया है उसी के आधार पे आंसर देना है। तो महात्मा गांधी ने बताया है कि वेल्थ एंड लग्जरीज यानी कि धन हो या विलासिता हो, ये एक आदमी को खुश नहीं कर सकती। केवल धन हो जाने से, केवल पैसा हो जाने से, केवल आराम हो जाने से आदमी खुश हो, इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती। उन्होंने बताया उस पैराग्राफ में, जिस पैराग्राफ में ये बात किए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने प्रायः इस बात को देखा है कि कम कमाने वाले लोग भी खुश रह लेते हैं, और हमने ये भी चीज़ें देखी हैं कि अधिक कमाने वाले लोग भी सामान्यतः खुश नहीं रहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मैन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। गांधी जी वेंट टू चंपारण, ये तो जीके का प्रश्न हो गया। इसमें कोई इस चैप्टर, हालांकि चैप्टर में दिया हुआ है शायद, ठीक, उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जो थे चंपारण कब गए थे, तो 1915 में वे भारत आए, और उसके 2 साल बाद जो एक बिहार के एक चंपारण जिला के एक किसान थे जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप आइए और यहाँ पे किसानों के लिए कुछ कीजिए। तो यहाँ पे किसानों पे एक प्रणाली चलती थी, 3 कठिया प्रणाली। उस 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में वे यहाँ पे आए और यहाँ पे सत्याग्रह किया। तो हालांकि उतना हमें नहीं जानना है, वो इतिहास की बातें हैं, अभी हम यहाँ पे जो पढ़ उस पर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सामान्यतः आंसर देना है कि महात्मा गांधी जो थे चंपारण कब आए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी क्या थे? चंपारण आए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब 23वां प्रश्न। द पीपल ऑफ यूरोप वर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स, जो यूरोप के जो लोग थे कहाँ और रोम के राइटर से क्या थे? इंस्पायर्ड थे। तो शुरू में ही आपको मतलब कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपको बताया था कि जो यूरोप के लोग थे वे लोग ग्रीक और रोमन राइटर से प्रभावित थे, और उन लोगों ने ऐसा कहा था कि हम वहाँ के गलतियों को नहीं अपनाएंगे, लेकिन वे लोग अपना लिए थे वहाँ के। मतलब उन्होंने कहा था कि वे लोग जो गलती उन लोगों ने किया था हम वो नहीं करेंगे। ठीक, तो वे प्रभावित कहाँ थे? सामान्य अर्थ में इसका आंसर ये होगा कि ग्रीक और रोम। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो यूरोप के जो लोग थे, यूरोप रोमन और यानी कि रोम और ग्रीक के लोगों से क्या थे? वहाँ के राइटर से प्रभावित थे। तो आंसर हो जाएगा ग्रीक एंड रोम। यहाँ पे देखिए पूरा याद रखिएगा, ऐसा मत याद रखिएगा केवल ग्रीक, ऐसे याद कीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा। आपको इस पूरी लाइन को याद रखना होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपको एग्जाम में क्या करें कि यहाँ पे खाली स्थान दे दें, द पीपल ऑफ डैश यहाँ पे दे दे, मान लीजिए द पीपल ऑफ डैश वर इंस्पायर्ड बाई ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि कहाँ के लोग प्रभावित थे, तो यूरोप के लोग प्रभावित थे। तो पूरे पैराग्राफ को, पूरे लाइन को याद रखना होगा, आपको समझना होगा। याद क्या, अगर समझ लेते हैं तो आप झंडा गाड़ दीजिएगा, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ये जो इस पाठ का, जो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसी में इस बात को बताया गया है कि गांधी जी ने विभिन्न बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, किसके लिए? तो हम ऑप्शन देखिए क्या क्या है, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, यंग इंडिया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जो पत्रिका है उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, यंग इंडिया। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अगला प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न। देखिए थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी आप देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इतना कम क्वेश्चन बताने के लिए इतना बड़ा वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे आप ये भी देखिए कि वीडियो के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ कंटेंट भी मिल रहा है। ठीक, और दूसरी बात, जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि मुझे इस भाषण से क्या लेना देना है, मुझे तो केवल आंसर चाहिए, वे लोगों के लिए भी ऑप्शन है। वे लोग क्या करें, वीडियो को 2x या 1.2 ऐसे स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जैसी सुविधा हो वैसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन जो है मैन को क्या बनाता है, क्या सिखाता है? पॉइंट आउट मतलब यहाँ पे सिखाने का अर्थ में यूज होगा। तो सभ्यता क्या सिखाता है लोगों को, आदमी को क्या सिखाता है? तो ऑप्शन है ए, हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाए, यही सिखाता है सभ्यता? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभ्यता में बिल्कुल ये नहीं सिखाता कि हम पैसा कैसे कमाएं। हाउ टू डिफीट
इनेमी, हम दुश्मनों को कैसे हराएं, ये भी हमें देखिए, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें सभ्यता से ये सीखने को नहीं मिलता कि हम पैसा कैसे कमाएं, हमें ये भी सीखने को नहीं मिलता कि हम दुश्मन को कैसे हराएं। द पाथ ऑफ ड्यूटी हो सकता है, दूसरा है, चौथा है द वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, जीने का तरीका होने के लिए चौथा भी हो सकता है, लेकिन चैप्टर के अनुसार हम जाएंगे तो चैप्टर के अनुसार होगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन हमें अपने कर्तव्यों के रास्ते को बताता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, हमें किस रास्ते पर चल के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, मतलब कर्तव्य का पालन करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं 26वां प्रश्न, टू एब्जॉर्ब मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि हमें मोरालिटी को ऑब्जॉर्व करने के लिए, नैतिकता को ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या करना होगा, मास्टरी करना होगा, यानी एक तरह से मालिक बनना होगा। ओवर, मास्टरी ओवर, किसके ऊपर, किसके ऊपर हमें कंट्रोल करना होगा, किसका मालिक बनना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ पर मालिक बनकर हम क्या कर सकते हैं हम अपने नैतिकता के। पॉलिटिकल एबिलिटी ये भी नहीं होगा। माइंड्स एंड पैशन, आर्ट्स, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा, माइंड्स एंड पैशन। यानी महात्मा गांधी ने बताया है कि हम अगर अपने नैतिकता को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने नैतिकता को बनाए रखना चाहते हैं, अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने मन और जोश पे मास्टरी करना होगा, यानी कि हमें उस पर कंट्रोल करना होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मन तो क्या होता है, हमारा अथक चिड़िया है, मन खरगोश होता है, वो चाहे कोई भी हो। देखिए सामान्य, खासकर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कितना होंगे, लगभग 16 या 17 साल के होंगे, और इस उम्र में मन जानते हैं लड़कों का कैसा होता है, सबका देखिए सबका मन एक जैसा होता है। कोई कह दे कि हमें क्या बोलते हैं, हमें ये चीज़ देखकर लोभ नहीं था, सबका मन एक ही जैसा होता है, ये सामान्य बायोलॉजी है, ठीक है। तो वे कुछ लड़के, जैसे मान लीजिए आप किसी कोचिंग में गए, किसी रास्ते में गए, अचानक आपके सामने कोई ऐसी लड़की दी गई, सामने ऐसा लगा कि एक ही नज़र में प्यार हो गया, लेकिन वो कोई प्यार नहीं होता है, वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है। और देखिए यहीं पे होता है माइंड एंड पैशन का टेस्ट, यहीं पे आपकी सभ्यता की जांच होती है। जो लड़का देखते ही कहा कल उसको हम जाकर नंबर दे देंगे, कल उसको गुलाब का फूल देकर सीधे प्रपोज ही कर देंगे, आई लव यू, ठीक। तो इस तरह से जो करेगा वो हमारी सभ्यता का नहीं, वो पश्चिमी सभ्यता का है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी सभ्यता के लोग क्या होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं। लड़की पसंद है जाकर प्रपोज कर दिया, लड़का पसंद है जाके प्रपोज। हालांकि यहाँ पे तो प्रपोज करना, लड़कियों का प्रपोज करना तो पाप ही है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में लड़की भी को भी कोई लड़का पसंद आया तो वो प्रपोज कर देती हैं। लेकिन यहाँ का यह सौभाग्य यहाँ के लड़कों का नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे केवल लड़के ही वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता क्या कहती है कि वहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल कर लेना है। तो जो लड़का इस बात को कंट्रोल कर लिया वो भारतीय सभ्यता को जिंदा रखा है, और जो नहीं कंट्रोल कर पाता है वो समझ लीजिए कि पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है, ठीक। तो बाकी आपके ऊपर है। हालांकि इस उम्र में ऐसी सबको ख्याल आती है, बचने का इसमें प्रयास करना ही हमारी सभ्यता की क्या है, अपने सभ्यता को भी और अपने आप को भी बनाए रखने का सबसे अच्छा काम है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 27वां प्रश्न, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। हमारा ये भी थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया कि जो हमारा मन है क्या है, एक अथक चिड़िया है जो हमेशा क्या है, कैसा रहता है, इसकी क्या प्रवृत्ति है, तो हमेशा भूखा रहता है। नहीं, वो तो पेटू हो गया जो हमेशा भूखा रहेगा। अनसेटिस्फाइड हो सकता है, थर्स्टी हमेशा प्यासा रहता है, सिक हमेशा बीमार रहता है। बीमारों सही है लेकिन चैप्टर के अनुसार नहीं, क्योंकि मन हमेशा तो बीमार रहेगा, खास करके इस उम्र में जो आपकी उम्र है, ठीक। लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, अनसेटिस्फाइड। हमारा मन क्या है, अथक चिड़िया है, ये घूमते रहती है इधर उधर, लाल पे हरियर देखते रहती है, लेकिन हम कितना भी कुछ देख ले ये क्या अनसेटिस्फाइड ही रहेगी, ठीक। चाहे आदमी को कितना अच्छा भी उसको क्या बोलते हैं लड़की मिल जाए, कितना अच्छा भी उसको कोई सामान मिल जाए। देखना किसी लड़के आदमी का शादी होता है, किसी लड़की का हो या लड़का का हो, शादी होने के बाद बोलता है लोग ठीक है, लेकिन लड़कियों को तो सलमान खान मिल जाता तो ठीक रहता, लड़का जो का कैटरीना कैफ मिल जाती तो ठीक होता। यानी संतुष्ट होता ही नहीं है मन क्या है, ये कितना भी कुछ मिले सेटिस्फाई ही नहीं होता। मन है भाई, क्यों सेटिस्फाई हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न हमारा, हैप्पीनेस इज लार्जली ए डैश। हैप्पीनेस क्या है, तो हैप्पीनेस का मेंटल कंडीशन है, दिमागी कंडीशन है, हैप्पीनेस हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फिजिकल कंडीशन, क्या है, फिजिकल कंडीशन है, शारीरिक रूप से हमें खुशी मिलती है, हो सकता है।
अगला है डिजीज, हैप्पीनेस क्या है, बीमारी है। एक और हैप्पीनेस क्या है, एक इमेजिनेशन है। देखने को तो इसमें से ये इमेजिनेशन भी लग रहा है, लेकिन हमारा सही उत्तर क्या होगा, मेंटल कंडीशन। वही बात जो मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि गांधी जी ने उस पैराग्राफ में बताया है कि आदमी, बहुत से लोगों को ऐसा देखा जाता है जो क्या है बहुत पैसा उनके पास, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सुबह खाना पीना खा कर जाएंगे, शाम को कमा कर आएंगे, उधर से 2-4 पैक मारेंगे, सुट्टा उट्टा पियेंगे, फिर घर आकर आराम से सो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सामान्यतः देखा जाता है वे लोग भी खुश पाए जाते हैं। तो यानी कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, ये पैसा पर, लग्जरी पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है खुशी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, ये एक मेंटल कंडीशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न हमारा कहता है गांधी जी इज यूज्ड, सर यहाँ पे यूज्ड 2 बार लिखा गया है, एक ही बार होगा। गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। ये प्रश्न भी बिना चैप्टर पढ़े भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है गांधी जी ने प्रयोग किया अपने चीफ, अपने मुख्य हथियार के रूप में किसे, तो ऑप्शन कह रहा है तलवार। क्या गांधी जी तलवार भांजते थे, न्यूक्लियर वेपन्स, क्या वे न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करते थे, या फिर AK-47 या कार 98 का प्रयोग करते थे, AWM का प्रयोग करते थे, नहीं करते थे। उनका मुख्य हथियार क्या था, उनका मुख्य हथियार था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा ही महात्मा गांधी की क्या थी, प्रमुख, उनका चीफ जो था हथियार था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाज द चीफ वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं अब अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न में क्या कहता है, आवर एंसेस्टर्स डिजुएडेड अस फ्रॉम, डिजुएड मतलब होता है अलग करना, अलग रखना, दूर रखना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, हालांकि उतना मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मतलब हम लोग के जो माता पिता थे या फिर हम जो होंगे, हम लोग की क्या प्रयास रहती है कि हम अपने बच्चों को बुरे चीज़ों से दूर रखेंगे, इन चीज़ों से बचा के रखेंगे। तो उसी प्रकार हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमें किस चीज़ से बचा कर रखना चाहते थे, किस चीज़ से उन्होंने बचाया हम लोगों को। तो एक नंबर कहा है पॉलिटिक्स, क्या हमारे एंसेस्टर्स ने हमें पॉलिटिक्स से बचाया, जी नहीं, पॉलिटिक्स में तो आदमी है ही शुरू से। दूसरा कहा है लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी विलासिता से उन्होंने हमें दूर रखा, मोरालिटी नैतिकता से दूर रखा, और चौथा है स्पिरिचुअलिटी, यानी अध्यात्म से दूर रखा। ठीक, तो बिल्कुल नहीं, वो हमें अध्यात्म से बिल्कुल दूर नहीं रखें। थोड़ा सा 1 मिनट में रुकूंगा क्योंकि ट्रैक्टर जा रहा है, इसको जाने दीजिए। ठीक, तो गांधी जी ने कहा कि, मतलब सॉरी गांधी जी बोला, हाँ मतलब गांधी जी ने ही कहा इस बात को कि हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा किस चीज़ से, तो हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी से दूर रखा, विलासिता से दूर रखा, हमें थोड़ा सा, मतलब हमें उन्होंने कहा कि हमें पिंजरे का शेर नहीं बनना चाहिए, हमें सर्कस का शेर नहीं बनना है, हमें तो वो शेर बनना है, जंगल का शेर बनना है। क्योंकि अगर हम सर्कस में रहेंगे, पिंजरे में रहेंगे, तो जिस दिन हम जंगल में जाएंगे उस दिन शिकारी कुत्ते हमें नोच खाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो कला ही नहीं होगी शिकार करने की। तो इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कोशिश की कि अगर बच्चा को जिस चीज़ की ज़रूरत न हो उसे न ही दी जाए तो ठीक है। वो बच्चा चाहे देखे, आजकल तो क्या है, जन्म लेते लड़का लोग मोबाइलें लेते पैदा हो जा रहा है लोग, ठीक, लेकिन उस समय तो हालांकि था भी नहीं कि वो लोग दे, ये भी एक सच्चाई है कि उस समय था भी नहीं मोबाइल के लोग दे। तो हमारे पूर्वजों ने जो भी, लेकिन जो सुविधा की वस्तुएं थीं जो कि हमें बिगाड़ होता है, जो हमें बिगाड़ सकती थी, जो हमें ख़राब कर सकती थी, जो हमारी आदतें बिगाड़ देती, जो हमें मेहनती बनने से रोक देती, उस तरह की चीज़ों से हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा। क्यों? क्योंकि अगर हम उन सब का आदी हो जाएंगे तो हम अपना मोरल खो देंगे, हम अपनी ताकत भूल जाएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई हाथी इतना ताकतवर होता है कि वो क्या कर सकता है, किसी रस्सी को पैर से मारकर तोड़ सकता है, लेकिन चूंकि उसके दिमाग में फिट है कि मैं बंधा हूँ इसलिए वो नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि वो शुरू से बैठ के खा रहा है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हाथी जंगल में रहता है वो जानता है कि शेर भी है तो उसे भील जाना है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लग्जरी एंड प्लेजर्स। हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी से दूर रखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न। देखिए, जिन लोगों को ये वीडियो पता लग रहा होगा वो वीडियो को रोक भी सकते हैं,
फिर बाद में देखिए क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़े कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बाद में देखिए 1 साल आपके पास है। लेकिन हाँ ऐसा ना कि सारा बचा के रखिएगा कि लास्ट में देखेंगे, ठीक। अभी शुरुआत में भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं। हालांकि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस परिवेश में मैं रहता हूँ, यहाँ पे तो लोग इंग्लिश को क्या बोलते हैं, इंग्लिश को बोनस समझते हैं। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कुछ लोग, या तो कुछ लोगों को तो आता नहीं है तो इसलिए कहते हैं मुझे आता ही नहीं है। कुछ लोग अपनी कमियाँ छिपाने के लिए कहते हैं बे इंग्लिश के पढ़ेला, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद, जो प्राचीन लोग थे यानी हमारे जो पूर्वज थे वे लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे किस चीज़ से, तो वे लोग जो थे गाँवों में संतुष्ट थे। उन्हें नहीं चाहिए था बड़ा टाउन, उन्हें नहीं चाहिए था मेगा सिटीज, उन्हें नहीं चाहिए था स्मार्ट सिटीज, उन्हें नहीं चाहिए था टाउन। सच्चाई तो ये भी है कि उस समय चाहकर भी उनको नहीं मिल पाता। हालांकि ये कहने की बात है, मतलब ये महात्मा गांधी का कहना है। हालांकि महात्मा गांधी जो लिखे थे आप समझ सकते हैं, आज हम 2022 में जी रहे हैं और महात्मा गांधी 1948 में उनका क्या बोलते हैं निकाला हो गया था, तो कब लिखे होंगे आप समझ सकते हैं, तो बहुत पहले की बातें हम। तो देखिए ये भी एक कला है, कुछ कमियों को भी हम अपने उसको विशेषता को बताना, ये सब में ये बात नहीं होती जो महात्मा गांधी में बात है। एक पैराग्राफ में महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जैसे कि शुरुआत में मैं बोला था कि यहाँ के लोग क्या हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, यहाँ के लोग असभ्य हैं, भूथर हैं, मूर्ख हैं, किसी चीज़ को जल्दी अपनाते नहीं हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा ठीक है आप जो कह रहे हैं ना एकदम हम मानते हैं कि हम यहाँ के लोग एकदम क्या हैं, भूथर हैं, किसी चीज़ को जल्दी अपनाते नहीं हैं, लेकिन यही तो हमारी विशेषता है कि हम नहीं अपनाएंगे, हम जिसमें है वो जिंदाबाद, आप भाड़ में जाएँ, आपकी सभ्यता आप घर ले जाएँ, हमको नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विलेजेज होगा। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे प्राचीन लोग थे, वे गाँवों में खुश थे। आज भी लोग खुश हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुविधाएं कम है, ये भी एक सच्चाई है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नेक्स्ट देखिए 32वां प्रश्न। आवर फोर फादर्स और एंसेस्टर्स दोनों एक दूसरे के साइनो हैं, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड आप सीख लीजिए, मतलब फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज और एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। तो हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, देखा उन लोगों ने की क्या, किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू, यहाँ पे देख लीजिए इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, ये सब क्या हो गया, इंटीरियर, इन सब के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा कि राजा हो या राजा के तलवार हो, वे सभी क्या हैं, इन्फीरियर हैं, कमज़ोर हैं, किसके आगे, तो द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, वे लोग नीति के तलवार के आगे, राजा भी कुछ नहीं है और क्या बोलते हैं राजा भी कुछ नहीं और राजा की तलवार भी कुछ नहीं है। हमने देखा बड़े बड़े राजाओं का पतन हुआ, बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ, बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़े राज्य साम्राज्य का पतन हुआ, या बहुत बड़े वर्तमान बात करें तो बहुत बड़े बड़े पार्टियों का भी क्या बोलते हैं उनका अंत हुआ। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो नीति का मार है उससे कोई नहीं बच पाया है, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, नीति है, नीति को कोई नहीं हरा सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी नीति की जो तलवार है, नीति की जो मार है वो सबसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखते हैं 33वां। थोड़ा मेरा घर जो है सड़क के किनारे, इसलिए कभी कभी गाड़ियाँ जाती रहती हैं, तो इस बात को आप इग्नोर करेंगे। देखिए 33वां प्रश्न देखते हैं। इन एंशियंट कॉमन पीपल फॉलोड, प्राचीन में जो सामान्य लोग थे वो फॉलोड करते थे किस चीज़ को, बिजनेस को। क्या प्राचीन समय लोग बिजनेस को फॉलोड करेंगे, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज़ को, पॉलिटिक्स को? तो बिजनेस होगा नहीं, इंडस्ट्रीज होगा नहीं, पॉलिटिक्स क्यों? सामान्य लोग कहीं पॉलिटिक्स में जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो जाएंगे तो जाने से पहले ही स्वाहा हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में वही जाते हैं जो समृद्ध होते हैं। तो यानी कि सामान्य लोगों को तो पहले वो, चाहे प्राचीन की बात करें तो या फिर अभी की बात करें तो, गरीब का एक ही क्या है मतलब खेती करना ही गरीब के किस्मत में है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34वां प्रश्न। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ, फिर वही बात आ गया, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा है? शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, मटेरियल की, जो भौतिकवाद की वे लोग पूजा करते थे। वे लोग अपने क्या बोलते हैं सुख के जीवन जीते थे, भाड़ में जाए इथिक्स, भाड़ में जाए मोरालिटी, वे लोग अपना इच्छाएं पूरा करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35वां प्रश्न। इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? गॉडलेस है, गॉडलेस है, यानी कि भारतीय सभ्यता में भगवान नहीं है। दूसरा ऑप्शन करा है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता भगवान पर विश्वास रखने में है।
तीसरा कह रहा है बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, अलगाव में है। चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन मटेरियल, भौतिकवाद पे है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा बात नहीं है कि भारतीय सभ्यता में भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भारतीय हैं वे भौतिकवाद की पूजा करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अलग पार्शियल यानी कि पार्शियल या आंशिक कहिए हम उस पर विश्वास करते हैं। हम तो क्या, हमारी सभ्यता इतनी महान इसीलिए है, क्योंकि हम तो भगवान पे विश्वास करते हैं, हम भगवान की को मानते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है, वे लोग कहते हैं क्या है भगवान, कुछ नहीं है, सब मतलब उतना वो लोग नहीं मानते हैं, ठीक। लेकिन हमारी सभ्यता इसी पे बेस्ड है, भगवान पर ही बेस्ड है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न। गांधी जी वॉज बॉर्न इन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये भी प्रश्न जीके टाइप का हो गया। तो ये क्वेश्चन भी जिसको पता होगा सब आंसर इसका दे सकते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। हालांकि चैप्टर में सही बात बताई गई है, तभी आपको सामने ये क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1869 यानी कि 1857 इस 2 अक्टूबर 1857 बोला, सॉरी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी यानी कि 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी डाइड इन, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। जरूर नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कोई जानते हो, ऐसा भी है कि कुछ लोग ये बात नहीं भी जानते हो कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। और तीसरा प्रश्न देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ डैश इट अलाइव टिल नाउ। यहाँ पे आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आपको देखिए एग्जाम में ग्रामर के भी प्रश्न आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि किताब पे के बेसिस पे हो। तो ये जो बेस्ड है किस पे है? ग्रामर पे बेस्ड है। ये जो फिलर है किस पे? तो टेंस पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन हैज़, इंडियन सिविलाइजेशन ने रखा है इट लाइव, अभी तक इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक मतलब जीवित है, ठीक। और इंडियन सिविलाइजेशन अभी तक जीवित है। तो यहाँ पे तो सामान्य अर्थ हो गया जीवित है, लेकिन हमें तो यहाँ पे वर्ब चुनना है कि यहाँ पे क्या होगा, V1 होगा कि V4 होगा कि V2 होगा, कि यहाँ पे एक डॉन एक्स्ट्रा में दे दिया गया, ये तो होगा नहीं, एकदम इसको गोली मारिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? केप्ट होगा। अब आप पूछेंगे क्यों केप्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी हैज़ याद रखिएगा रूल, बहुत ईजी रूल है ग्रामर का, जो थोड़ा बहुत भी टेंस जानता हो इस बात को जानता होगा। हैज़, हैव, हैड, इन सब के बाद जब भी हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का तीसरा रूप होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप केप्ट देखने को मिल रहा है और डन होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न भी सेम वैसा ही है, कह रहा है कि वी हैव डैश मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। गांधी जी ने एक पैराग्राफ में ये भी बताया है कि ऐसी बातें नहीं हैं कि हमने पश्चिमी सभ्यता के सब चीज़ों को नकार दिया है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं पश्चिमी सभ्यता में जिनको हमने अपनाया है। सही बात है, तो कुछ का बहुत अपना लिया आज के समय में, लेकिन उस समय की वो बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हमने अपनाया है जो अच्छी बातें हैं। तो यह तो सामान्य अर्थ हो गया इसका, लेकिन यहाँ पे वर्ब चुनना है कि वर्ब कौन सा होगा। एक तो बोरो दिया है V1 बोरोइंग, बोरो देने की जाहिर सी बात है। यहाँ पे हैव है तो क्या होगा? वर्ब 3 देना है, यहाँ पे वर्ब 3 एक ही है, बोरोड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी बोरोड। ये ग्रामर पे आधारित है यानी कि टेंस पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज ए डैश। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये महात्मा गांधी जी की क्या थी? ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो दोस्तों ओवरऑल ये हमारा ये जो पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें भारत के संस्कृति को, भारत की सभ्यता को पश्चिमी देशों की सभ्यता से तुलना करके उन्हें बेहतर बताया गया है, मतलब उनसे बेहतर बताया गया है, और बताया गया है कि हमारा जो है क्या बोलते हैं सभ्यता है कितना गौरवशाली है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जाहिर सी बात है आप अंत तक देखे होंगे, अच्छा लगा होगा तभी देखे होंगे। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने उन दोस्तों के पास इसे शेयर करें जो आपके क्लासमेट हों, उनके लिए भी उपयोगी हो। हालांकि आजकल ये कंपटीशन की दुनिया है, लेकिन ऐसा तो कंपटीशन है नहीं कि इसमें केवल मतलब एक दूसरे को काटना है, ठीक। तो इतना सहयोग आप भी कर सकते हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो का अंत करते हैं। अगला वीडियो जल्द लाने की मैं कोशिश करूंगा, हालांकि समय के कमी के कारण मैं इतना वीडियो नहीं बना पाता। चलिए तो यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं।